हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इसकी देखेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कौन कौन से होते हैं, जैसे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी विथ एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि हम उन्हें सही कैसे कर सकते हैं। ओके। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 4। बाकी अगर आपको सपोजिटरीज वगैरह देखनी है तो मैंने सारे लेक्चर पढ़ा रखे हैं और प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे शो भी हो गई होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी से। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो अपना मतलब क्या है इनकम्पैटिबिलिटी से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू और मोर देन टू इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं। जैसे मान लो ये दो इंग्रेडिएंट है या दो से ज्यादा, ये इतने सारे इंग्रेडिएंट है। जब हम इन्हें मिक्स करेंगे आपस में तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अनडिजायरेबल चेंज आ सकते हैं, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या फिर थेरेप्टिक चेंज। ओके, तो जब दो और दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट को हम मिक्स करेंगे तो चेंजेस आ सकते हैं अनडिजायरेबल। ऐसा चेंजेस जो हमें चाहिए ही नहीं, वैसे चेंजेस आ सकते हैं। या तो फिजिकल चेंज होंगे, केमिकल चेंज होंगे या फिर वो थेरेप्टिकल चेंज होंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो क्या लिखा है। तो देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले एक बात मेरे को बताओ। डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट को जब हम मिक्स करते हैं आपस में तो यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं अनडिजायरेबल। ठीक है, तो क्या सिर्फ मिक्सिंग के टाइम ही अनडिजायरेबल चेंज आएंगे या और भी टाइम आ सकते हैं? तो और भी टाइम पे अनडिजायरेबल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे फॉर्मुलेशन के टाइम जब मैं उसे बना रहा हूँ ड्रग को तब, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पैकिंग कर रहा हूँ उसकी, या फिर कोई और ड्रग उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो इन सब के दौरान भी अनडिजायरेबल चेंज आ सकते हैं, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और थेरेप्टिक चेंज। ये तीनों चेंजेस को अच्छे से देखेंगे अपन कि फिजिकल चेंज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और थेरेप्टिक चेंजेस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सीधी सी बात है। देखो डेफिनेशन अब समझ में आ गई होगी कि दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट को जब मैं मिक्स करूंगा तो अनडिजायरेबल चेंज आ सकते हैं। फिजिकल, केमिकल, थेरेप्टिक, ये तीन तरह के अनडिजायरेबल चेंज आ सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ मिक्सिंग के टाइम ही नहीं, फॉर्मुलेशन के टाइम, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, पैकेजिंग के टाइम, यहाँ तक कि अगर मैं उसमें कोई ड्रग ऐड करता हूँ तो उस दौरान भी अनडिजायरेबल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल, थेरेप्टिक। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन इनकम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हम इनकम्पेटिबिलिटी को चेक क्यों कर रहे हैं। तो देखो इनकम्पेटिबिलिटी को हम चेक करेंगे सेफ्टी ऑफ मेडिकामेंट का पता करने के लिए। हमारा मेडिकामेंट कितना सेफ है उसको पता करने के लिए हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी। दूसरा एफिकेसी, हमारा जो ड्रग है या कुछ भी सॉल्यूशन है उसकी एफिकेसी क्या है, मतलब उसकी क्षमता क्या है, वो कितना अच्छे से काम करेगा, कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं, कहीं उसमें कोई फिजिकल, केमिकल या थेरेप्टिक चेंज तो नहीं आ गए। तो उसके लिए हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है इनकम्पेटिबिलिटी। हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई अनडिजायरेबल चेंज तो नहीं आ गया। ओके। थर्ड है अपीरियंस, अगर अनडिजायरेबल चेंज आता है तो अपीरियंस बिगड़ जाता है। अपीरियंस मतलब कि वो दिखता कैसा है। फोर्थ है पर्पस, अब जैसे मान लो ये एक पेशेंट है, ठीक है, इसे मैंने बोला कि यार तू पैरासीटामोल खा ले, तेरे को बुखार आ रहा है, तो ये पैरासीटामोल खाने लग गया। ठीक है, अभी पैरासीटामोल खाएगा और इसका बुखार ठीक हो जाएगा। पर मान लो इस पैरासीटामोल में क्या हो गया, इनकम्पेटिबिलिटी आ गई। मतलब ये पैरासीटामोल में या तो फिजिकल, केमिकल या थेरेप्टिक कुछ चेंज आ गया। ठीक है, तो अब ये पैरासीटामोल जो है ये सही से काम नहीं करेगी ह्यूमन बॉडी पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पर्पस। पर्पस का मतलब जैसे मैं उसको फीवर सही करने के लिए दे रहा हूँ और मान लो उसमें खराबी हो गई टेबलेट में ही, तो फिर वो फीवर सही कर ही नहीं पाएगा, तो उसका पर्पस
चेक करने के लिए हम इनकम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं कि हाँ हमारी ड्रग में कोई इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है। अगर होगी तो उसका पर्पस ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन इनकम्पेटिबिलिटी, क्योंकि हमें मेडिकामेंट की सेफ्टी का पता करना, एफिकेसी का पता करना, अपीरियंस का पता करना और साथ ही साथ पर्पस का पता करना कि पर्पस क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। तो सीधी सी बात है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में क्या क्या आ गया? कलर का चेंज होना, ऑर्डर मतलब स्मेल का चेंज होना और टेस्ट का चेंज होना। ठीक है, ये जो चेंजेस होते हैं ये अनएक्सेप्टेबल होते हैं, मतलब डिजायरेबल तो नहीं होते ना। हम तो नहीं चाहते कि हमारा कलर चेंज हो प्रोडक्ट का, या उसकी स्मेल चेंज हो जाए, या उसका टेस्ट चेंज हो जाए। ये सब अनएक्सपेक्टेबल होते हैं। तो कलर में चेंज होना, ऑर्डर में चेंज होना और टेस्ट में चेंज होना, ये तीनों चेंजेस आते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में। तो क्या होती है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी? जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करेंगे आपस में, तो वहां पर हमें फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कलर में चेंज होना, ऑर्डर में चेंज होना और टेस्ट में चेंज होना। ओके, साथ ही साथ विस्कोसिटी भी चेंज हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। दे आर यूजली विजिबल एंड इजिली करेक्टेबल। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो आपके पास ये सिरप है, ठीक है, ये रेड कलर की है, और अब मान लो ये जो है इनकम्पेटिबल हो गई, इसमें फिजिकल चेंज आ गए। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में क्या क्या आता है? कलर चेंज हो जाता है। तो मान लो ये सिरप का कलर रेड था तो इसका कलर ब्लू हो गया, तो यहाँ पे कौन सा चेंज आया? फिजिकल चेंज, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? कलर चेंज हो गया। ठीक है, ऑर्डर, मान लो इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, अब बहुत बेकार हो गई, तो ऑर्डर भी चेंज हो गया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था इस सिरप का, पर इनकम्पेटिबिलिटी आने के बाद इसका टेस्ट भी चेंज हो गया। ठीक है, अब इसकी विस्कोसिटी बहुत अच्छी थी, मतलब हम ढक्कन में लेते थे तो इजीली जो है बोतल से निकल जाती थी, ज्यादा विस्कस नहीं था, ज्यादा गाढ़ा नहीं था। पर मान लो इसकी इनकम्पेटिबिलिटी आने के बाद, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी आने के बाद इसकी विस्कोसिटी चेंज हो गई और ये निकल ही नहीं रहा। तो ये सारा क्या हमें देखने को मिलेगा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हम मिक्स करेंगे तो अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जिसमें या तो कलर चेंज हो सकता है, टेस्ट चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, विस्कोसिटी चेंज हो सकती है, और ये हम आराम से देख सकते हैं, ये विजिबल ही था। अभी मैंने एग्जांपल जो दिया वो दिखने से पता लग रहा था कि हाँ कलर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, विस्कोसिटी चेंज हो गई, और ये सही भी आसानी से करे जा सकते हैं, इजीली करेक्टेबल। ओके, तो ये था फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, एक डेफिनेशन थी। अभी आगे वो डिटेल में देखेंगे। अब देखो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो देखो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है? केमिकल इंटरैक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो प्रिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट होते हैं ना, उनका केमिकल इंटरैक्शन हो गया। जैसे मान लो इंग्रेडिएंट दे रखे हैं ए और बी, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है मेडिकल का, उसमें ए इंग्रेडिएंट और बी इंग्रेडिएंट दे रखे हैं। अब ये आपस में रिएक्ट कर ले तो ये दिक्कत हो जाती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में। ओके, जैसे मान लो दोनों ने रिएक्ट कर लिया और कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बना दिया, या कोई इनएक्टिव प्रोडक्ट बन गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी अकर ड्यू टू। तो हमें कब देखने को मिलती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी? सबसे पहला है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। हमारे जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, तो हमें केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। सेकंड इज एसिड बेस हाइड्रोलिसिस, अगर हाइड्रोलिसिस हो गया तो। थर्ड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई इन दोनों में इंग्रेडिएंट में, तो हमें केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। ओके, तो हम पता कैसे करें कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हुई है? जैसे अपन ने फिजिकल में कैसे पता करा था, कलर चेंज, ऑर्डर चेंज, टेस्ट चेंज, विस्कोसिटी चेंज, तो हम यहाँ पे कैसे पता करें? तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे पता करेंगे। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, एफरेसेंस होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, और यहाँ पर भी कलर चेंज होता है। तो अगर कोई सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट हो रहा है, यहाँ नीचे जम गया, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी आ गई, क्योंकि प्रेसिपिटेशन हुआ है मतलब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज थेरेप्टिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो देखो थेरेप्टिक इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, दो फैक्टर आते हैं, एक तो फार्माकोकाइनेटिक, एक फार्माकोडायनेमिक। जब आप आगे सेमेस्टर में पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी आएगा, तो उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना याद रख लो, थेरेप्टिक इनकम्पेटिबिलिटी में आते हैं दो, काइनेटिक और डायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक।
जो फार्माकोकाइनेटिक होते हैं उसमें आता है एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ओके, अभी सिर्फ नाम नाम सुन लो। जो फार्माकोडायनेमिक होते हैं उसमें आता है सिनर्जिज्म, एडिटिव, एंटागोनिज्म। ये सब तो मैंने आपको पोसोलॉजी में पढ़ा रखे हैं। सिनर्जिज्म क्या होता है, एडिटिव क्या होता है, एंटागोनिज्म क्या होता है, तो पोसोलॉजी का लेक्चर देख लेना एक बार। ठीक है, अभी मैंने आपको आइडिया दिया कि फिजिकल, केमिकल और थेरेप्टिक इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है। अब देखते हैं एक एक को डिटेल में। तो देखो, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को हम सही कैसे करेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे। चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जैसे मान लो ये डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर आपको इस तरह से बहुत सारे इंग्रेडिएंट दे रखे हैं। ठीक है, ए बी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट दे रखे हैं, सी डी, और मैं मोटार पिस्टल में ये इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहा हूँ। मान लो मैंने लाइन से ऐड किया ए बी सी डी, पर दिक्कत आ रही है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज करके देखूंगा। पहले मैं बी ऐड करके देखूंगा, फिर ए, मतलब ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज करके देखूंगा। पहले मैं ABCD तरह मिक्स कर रहा था कि हाँ ए ड्रग, बी ड्रग, सी ड्रग। अब मैं मिक्सिंग का ऑर्डर चेंज करके देख रहा हूँ, बी डाल रहा हूँ पहले या फिर सी डाल रहा हूँ पहले, मतलब ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज करके मैं देख रहा हूँ कि क्या फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी सही हो सकती है। तो हम सही कैसे कर सकते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को, जो प्रिस्क्रिप्शन हमें मिला उसकी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग जो हम कर रहे हैं वो चेंज कर दें। सेकंड इज इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन करते हैं उसका। थर्ड इज एडिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, अगर मैं उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालूं तो हो सकता है उसमें चेंजेस, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी ना आए। ये सब करेक्शन के तरीके हैं। अब देखो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जाम्पल्स कि इसमें क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, विस्कोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन। ओके, अब देखो पहला है इमिसिबिलिटी। नाम से पता लग रहा, इमिसिबल होना मतलब एक दूसरे में घुलना नहीं। जैसे मान लो ये कंटेनर है, अब इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, तो ये क्या है, H2। अब इसमें मैं ऑयल डाल रहा हूँ, तो ऑयल जो है वो तो मिक्स होगा नहीं पानी में। ठीक है, तेल और पानी कभी मिक्स होते नहीं है। तो हम इमल्शन बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, इमल्शन क्या होता है, ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन। फिर हम इमल्शन कैसे बना लेते हैं, क्योंकि वहां पर हम यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इन इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से जो ऑयल और वाटर है वो आपस में इजीली मिसिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शन इज फॉर्म्ड। तो ऑयल और वाटर को भी हम मिक्स कर सकते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल और वाटर। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो हमने ये सही कर दिया, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। नाउ सेकंड इज इनसॉल्युबिलिटी, मतलब यहाँ पे सोल्यूबल नहीं होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है इनएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिसॉल्व, मतलब मटेरियल की एबिलिटी नहीं होती डिसॉल्व करने की। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि डिसॉल्व नहीं होते कोई भी सॉल्वेंट में। जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, अब इसमें जरूरी थोड़ी ना है कि सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं भी होते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एफिड्रीन सल्फेट, मैंथोल, लिक्विड पैराफिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। तो देखो प्रेसिपिटेशन के चांसेस भी बन जाते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये कंटेनर है और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है। अब यहाँ के जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे आके धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन इफ द सॉल्वेंट इज एडेड विच इज इनसॉल्युबल, अगर हम ऐसा कोई सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं जो कि इनसॉल्युबल हो तो वो जो है डिपॉजिट हो जाएगा और हम उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन हो गया। जैसे रेजिन इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में अगर मैंने वहां रेजिन डाल लिया, जैसे मान लो ये वाटर है, और अगर इसमें मैंने आर से रेजिन डाल दिया तो ये रेजिन जो है इस तरह से नीचे डिपॉजिट हो जाएगा क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है। ओके, so to prevent this, slowly add and dilute tincture with fast stirring। यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे हमें धीरे धीरे जो है टिंचर को ऐड करना है। स्लोली हमें किसको ऐड करना है, डाइल्यूट टिंचर को ऐड करना है फास्ट स्टीरिंग के साथ। या फिर आप सीधा सा याद रख लो कि कभी ऐसी कंडीशन हो जाए, प्रेसिपिटेशन हो रहा हो, तो आपको एक थिकनिंग एजेंट डाल देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विफिकेशन। अभी आपने ये
पाउडर का लेक्चर देखा होगा मेरा, तो वहाँ पे मैंने यूटेटिक मिक्सचर पढ़ाया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि हमने दो सॉलिड फॉर्म को मिक्स किया। ठीक है, ये दो सॉलिड फॉर्म ए और बी हमने मिक्स किया और यहाँ पे ये मिक्स हो गया। अब मिक्स होने के बाद ये जो है लिक्विफाई होने लग गया। ठीक है, अब ये लिक्विफाई क्यों होता है? क्योंकि जब ये मिक्स करा हमने तो हमने रूम टेम्परेचर पे करा, और रूम टेम्परेचर पे मिक्स करने के बाद ये जो नई स्पीसीज बनी, जैसे मान लो ए और बी को मिक्स करा, तो अब क्या बना? ए बी बना, और ये ए बी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये जो ए बी बनता है ना यहाँ पर, ये जो है रूम टेम्परेचर पे पिघल जाता है। या आप ये बात बोल सकते हो कि जब दो सॉलिड को हम मिक्स करते हैं, देखो, इफ टू सॉलिड इज एडेड whose have low melting point then soft mass is formed। जब मैंने दो सॉलिड को ऐड किया तो यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड मास फॉर्म हो गया। ठीक है, सॉलिड नहीं, सॉफ्ट मास, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो मेल्ट हो जाता है। इसे हम यूटेटिक मिक्सचर कहते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जब दो सॉलिड को मैं मिक्स कर रहा हूँ तो वहां पे क्या होता है, एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि इजीली लिक्विफाई हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज्यादा होता है और जो नया कंपाउंड बना उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कौन कौन शो करता है लिक्विफिकेशन? कैम्फर, मैंथोल, फिनोल। ओके, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन दे आर डिस्पर्स्ड इन पाउडर फॉर्म। अब एक बात बताओ, जब मैं दो सॉलिड को मिक्स कर रहा हूं तो लिक्विड बन रहा है, तो फिर वो पाउडर फॉर्म में तो दिक्कत देगा ही सही ना। तो हम पाउडर फॉर्म में दिक्कत आती है जब हम इन्हें डिस्पर्स करते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपको दे रखा है मैंथोल, कैम्फर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। देखो यहाँ पे दो कैटेगरी बता रखी है मैंने, एक तो है टॉलरेटेड, एक है एडजस्टेड। ओके, टॉलरेटेड में क्या लिखा है? केमिकल इंटरैक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। केमिकल की जो इंटरैक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो ये केमिकल है, ये केमिकल है, इन दोनों का नैन मटक्का मतलब इंटरैक्शन। ठीक है, मैंने बस हंसाने के लिए बोल दिया आपको। वो ना होने के लिए हमें क्या करना है? ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज करनी है। मैंने आपको समझा दिया ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग क्या होती है। जैसे मान लो ए बी सी तीन इंग्रेडिएंट है और मैं ऐड कर रहा हूँ ए को पहले, फिर बी को, फिर सी को, पर दिक्कत आ रही है तो फिर मैं चेंज करके देखूंगा। पहले मैं सी को ऐड करके देखूंगा, फिर बी को ऐड करके देखूंगा, फिर ए को ऐड करके देखूंगा। मतलब ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग में चेंज करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो टॉलरेंस जो है, टॉलरेटेड वाला जो है, उसमें क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम चेंज कर देते हैं ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। तो केमिकल इंटरेक्शन को मिनिमाइज, कम करने के लिए हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर देते हैं। हम फॉर्मुलेशन में कोई चेंज नहीं लाते, फॉर्मुलेशन वैसा ही हो रहा है, बनेगा वही, पर हमने ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर दिया। तो नो अल्टरनेशन इज मेड इन द फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज किया है, वो है टॉलरेटेड। नाउ नेक्स्ट इज एडजस्टेड। तो देखो एडजस्टेड में क्या है, एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ द वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो ऐड कर सकते हैं या किसी को सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम सिर्फ ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर सकते थे, पर यहाँ तो आप या तो ऐड कर लो या किसी को सब्सटीट्यूट ही कर दो, जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपका इंग्रेडिएंट है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल है यहाँ पे कैफीन सिट्रेट, याद करना हो तो ठीक, वरना कोई ध्यान नहीं देता। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है, या तो वो इंटेंशनली भी होती है, मतलब जानबूझ के प्रिस्क्राइबर को पता है तो भी वो कर रहा है, और एक अनइंटेंशनल होती है, प्रिस्क्राइबर को होश ही नहीं है और उसने प्रिस्क्राइब कर दी। तो एक तो इंटेंशनली होती है कि हाँ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, और एक अनइंटेंशनल होती है, मतलब कि मैंने सोची समझी साजिश नहीं थी, वो अपने आप हो गया। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है कि हम मेथड ए को कब यूज करेंगे, जब डिफ्यूजिबल पीपीटी जो है, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट जो है, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में फॉर्म होगा। ठीक है, तो मेथड है हम तब यूज करेंगे। और डिस्पेंसिंग के लिए, इनडिफ्यूजिबल की डिस्पेंसिंग के लिए मेथड भी यूज करेंगे। तो डिफ्यूजिबल की डिस्पेंसिंग के लिए मेथड ए, इनडिफ्यूजिबल की डिस्पेंसिंग के लिए मेथड बी। तो देखो दोनों मेथड यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पर एक जगह मैंने लिया है वन रिएक्टिंग सब्सटेंस,
और दूसरे में मैंने लिया है अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस। ओके, द वेहिकल इनटू टू इक्वल पोर्शन, यहाँ पे दो वेहिकल लिए हमने इक्वल पोर्शन में। मिक्स द बोथ बाय स्लोली एडिंग वन पोर्शन टू द अदर विथ रैपिड स्टीयरिंग। अब मैंने क्या करना है कि दो व्हीकल है, अब दोनों को मिक्स करना है। और मिक्स कैसे करना है? धीरे धीरे। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने लिया और यहाँ से मैं ये दूसरा इस तरह से यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ, इस तरह से ये मिक्स कर रहा हूँ धीरे धीरे। और रैपिड स्टीयरिंग मतलब तेज तेज घुमाना है और धीरे धीरे ऐड करना है। ऐड धीरे धीरे, घुमाना तेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मिक्स द बोथ बाय स्लोली एडिंग वन पोर्शन टू द अदर विथ रैपिड स्टीयरिंग। तेज घुमा घुमा के धीरे धीरे ऐड करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है मेथड बी, यूज्ड व्हेन इनडिफ्यूजिबल पीपीटी फॉर्म। ये इनडिफ्यूजिबल है, साथ में है। ठीक है, इनडिफ्यूजिबल। तो हम इसे कब यूज करते हैं मेथड बी को? जब इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बन जाए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो हम कैसे बचेंगे? जैसे मान लो ये कोई सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे थे और यहाँ पे नीचे जो है इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बन गया बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, तो हम इससे बचे कैसे? तो देखो यहाँ पे लिखा है वन रिएक्टिंग सब स्पीसीज है, यहाँ पर वन रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब, और एक में है वेहिकल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 ग्राम पर 100 ml सीटी पाउडर इसमें ऐड कर दिया मोटार में। और धीरे धीरे मैंने क्या करा, सेकंड पार्ट ऑफ वेहिकल को ऐड किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, पाउडर ऐड किया, फिर मैंने वेहिकल ऐड किया। आपने जब सस्पेंशन पढ़ा होगा वहां पर आप सबने ड्राई मोटार पढ़ा होगा, जिसमें सबसे पहले पाउडर ऐड करते थे, गम वगैरह, फिर धीरे धीरे वेहिकल ऐड करते थे। वैसा ही कुछ है यहाँ पे। ठीक है, फिर वेहिकल ऐड करने के बाद जो अदर से रिएक्टिंग स्पीसीज थी ना, रिएक्टिंग सब्सटेंस, वो मैंने ऐड किया। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो ये मोटार बनाई, सबसे पहले पाउडर, पी से पाउडर, फिर हमने किया रिएक्टिंग स्पीसीज को, उससे पहले वेहिकल को भी ऐड कर दिया। तो सबसे पहले पाउडर, फिर वेहिकल, और फिर लास्ट में आएगा रिएक्टिव सब्सटेंस या रिएक्टिव स्पीसीज। ओके, यहाँ पे देखो, नाउ मिक्स वन विथ टू विथ रैपिड स्टीयरिंग। अगर हम रैपिड स्टीयरिंग से मिक्स करेंगे जैसा कि हमने मेथड ए में भी किया था, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और लेबलिंग है, लेबलिंग हम करते हैं ना, कोई भी सिरप हम बनाते हैं तो शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, शेक वेल इसलिए बोलते हैं ताकि कोई प्रेसिपिटेट भी बन गया हो तो वो शेक करने पे प्रेसिपिटेट जो है रीडिस्पर्स हो जाएगा। आपने सस्पेंशन भी पढ़ा ही होगा, तो वहां पर आपको बताया था फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल सेटल होते थे, पर जब मैं उसे रीडिस्पर्स करता था, मतलब शेक करता था, तो वो रीडिस्पर्स हो जाते थे। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा देख लो, मैंने पढ़ा रखा है। नाउ नेक्स्ट इज सोल्यूबल आयोडाइड इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो हमारा आयोडाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन होके वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए तो आयोडाइड था, पर आयोडाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और वो किस में बदल गया, आयोडीन में, जो कि अनडिजायरेबल है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, फेरस आयोडाइड विथ पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, आयोडीन रिबलेट होगा, और ये गलत है। ठीक है, हमें ये चाहिए ही नहीं, ये तो अनडिजायरेबल है। तो ये अनडिजायरेबल चेंज भी आ रहा है जब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ थर्ड इज कॉजिंग एवोल्यूशन ऑफ CO2। बस यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि बिस्मथ सब नाइट्रेट को जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे हैं पानी की प्रेजेंस में, तो CO2 लिबरेट हो रही है, जो कि अनडिजायरेबल है, हमें चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट इज इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। देखो होता क्या है, कभी कभी हम इमल्शन बना रहे हैं, मान लो ये हम इमल्शन बना रहे हैं। ठीक है, अब ये इमल्शन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इमल्सिफाइंग एजेंट तो चाहिए ही सही ना। और मान लो मैंने गलत इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, क्या डाल दिया, गलत। मैंने अगर इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया इमल्शन में, तो होता क्या है, फेस इन्वर्जन। वापस सुनो, अगर मैंने इमल्शन में गलत इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, इमल्सिफाइंग एजेंट डाल ही क्यों रहे हैं, ताकि इमल्शन बन जाए, और गलती से हमें पता नहीं है हमने गलत डाल दिया, तो होगा क्या, फेस इन्वर्जन। मतलब कि अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर इन ऑयल में, और अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल इन वाटर में।
इसे कहेंगे फेज इन्वर्जन, फेज ही बदल दी, ठीक है, काया पलट हो गया। तो देखो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई भी है, ऑयल इन वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर इन ऑयल एंड वाटर इन ऑयल कन्वर्टेड इनटू ऑयल इन वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाई। ध्यान से देखो, मोस्ट ऑफ द डाई कलर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर आयोनाइजेशन डिपेंड ऑन पीएच सॉल्यूशन। बहुत तरह की डाई, बहुत तरह के कलर्स हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज लेते हैं, पर वो जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं ये डाइस कलर? ये आयोनाइजेशन से प्रभावित होते हैं। और आयोनाइजेशन कब होगा? जब सॉल्यूशन का पीएच अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ध्यान से देखो, फिनोप्थेलिन जो है वो रेड होता है अल्कलाइन मीडियम में और वो कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ये फिनोप्थेलिन जो है कलरलेस होगा। आपने टाइट्रेशन करी भी होगी, आपको पता है फिनोप्थेलिन कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। और फिर अगर बेसिक स्टार्ट हो जाता है ना सॉल्यूशन, तो फिनोप्थेलिन जो है रेड कलर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पीएच के हिसाब से भी मामला बदल रहा है। अगर एसिडिक है सॉल्यूशन तो कलरलेस, और अगर फिनोप्थेलिन का सॉल्यूशन जो है बेसिक है, ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक है और इसमें अगर मैंने फिनोप्थेलिन डाला तो रेड कलर मिलेगा मेरे को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट अ पर्टिकुलर इफेक्ट बट दिस शो डिफरेंट नेचर। जैसे मान लो ये डॉक्टर है और इस डॉक्टर ने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखा। अब इसने तो भले के लिए ही लिखा, पर हुआ क्या, कुछ डिफरेंट नेचर आ गया उन ड्रग्स में। अब वो क्यों हुआ? जैसे मान लो पेशेंट ने ओवरडोज ले ली, तो अब डॉक्टर भी क्या करे बेचारा, डॉक्टर ने बोला एक दिन में एक टेबलेट, और पेशेंट ने 2-3 टेबलेट एक साथ ले ली, तो वो ओवरडोज हो गया, तो फिर इफेक्ट भी होगा बॉडी को, ठीक है। सेकंड, इम्प्रॉपर डोजेस फॉर्म। मैंने बोला सुबह शाम लेना, और पेशेंट क्या कह रहा है कि मैं शाम को एक साथ सारी ले लूंगा, तो वो इम्प्रॉपर डोजेस फॉर्म हो गया। थर्ड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 ड्रग ऐसी दे दी जिनकी बनी नहीं। सेम वही एंटागोनिस्टिक वाली बात है। ओके, और एक और कंडीशन आती है सिनर्जिस्टिक। तो ये सारी कंडीशन थेरेप्टिक इनकम्पेटिबिलिटी में आती है, जहां पर ओवरडोज हो जाए या फिर इम्प्रॉपर डोजेस फॉर्म हो जाए, कॉन्ट्राइक्टेड हो जाए, या फिर एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी आ जाए। ये वैसे लास्ट के 3 जो है मैंने आपको पोसोलॉजी में पढ़ा रखे हैं, आपको बस वहां से देखना है या थोड़ा बहुत माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये होती है थेरेप्टिक इनकम्पेटिबिलिटी। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, थेरेप्टिक, केमिकल, फिजिकल, ठीक है। जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो सफिशिएंट है आपके लिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इतना भी आप लिखते हो तो आपको 10 मार्क्स 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे, जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। 5 मार्क्स में आए तो कम लिखना, 10 मार्क्स में आए तो पूरा एज इट इज लिख के आ जाना, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा नोट्स के लिए। वेबसाइट अभी अंडर मेंटेनेंस चल रही है, तो जल्दी वो भी ओपन हो जाएगी, फिर आपको पूरी यूनिट वाइज वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी का भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर सब कुछ करवा रखे हैं इसी चैनल पे, 10th 11th 12th बायो केमिस्ट्री। तो जरूर सजेस्ट करें उन्हें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।